और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। संजय राउत अपनी हार को देखते हुए बौखला चुके हैं। पूरी तरीके से शिवसेना बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और 2022 का जो बीएमसी का चुनाव आने वाला है उसमें शिवसेना की करारी हार होने वाली है। अभी संजय राउत को अभी से स्थिति दिखाई दे रही है और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान किया कि 2022 के बीएमसी चुनाव पर भगवा झंडा लहराएगा, बीएमसी पर भगवा झंडा लहराएगा, लेकिन वो बीजेपी का भगवा झंडा होगा, वो शुद्ध भगवा झंडा होगा। जिसके बाद संजय राउत का बयान आया था, उन्होंने उसको मिलावटी बताया था। इसके बाद अब सामना में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की चापलूसी की जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी को नसीहत दी जा रही है, बीजेपी को डराया धमकाया जा रहा है। ये संजय राउत कर रहे हैं सामना में लिखकर। संजय राउत का ये कहना है कि अगर आप बीएमसी की तरफ देखेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। इससे पहले भी संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ ऐसा ही बयान दिया था, कुछ ऐसी ही चीजें उन्होंने लिखी थी। अब संजय राउत की आदत हो गई है, कोई भी महाराष्ट्र की सरकार से या संजय राउत से सवाल पूछता है या उनकी चीजों को लेकर टिप्पणी करता है तो वो महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने इसको महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया है और भगवा झंडा को लेकर इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, इस तरीके से उन्होंने उसमें चीजें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि जो भगवा झंडा है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से उन्होंने सामना में लिखा हुआ है। लेकिन संजय राउत को ये पता चलना चाहिए कि भगवा झंडा जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है, वो महाराज छत्रपति शिवाजी का भगवा झंडा है, उस पर शिवसेना का कोई अधिकार नहीं है, वो सबका है। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। जिन साधु संतों से उन्होंने बैर लिया है उनका है वो भगवा, वो लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा है। तो ये बात संजय राउत को समझ आ जानी चाहिए। लेकिन सामना में जिस तरीके से चीजें लिखी गई हैं हम उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि जो भी भगवा झंडा उतारने की बात कर रहा है वो जल के भस्म हो जाएगा। साथ उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि भगवा उतारेंगे, बीजेपी को उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि भगवा उतारेंगे, प्रयास करके तो देखिए। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने भगवा झंडा लहराने की और फहराने की बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवा झंडा उतारेंगे। तो संजय राउत इस तरीके से चीज़ों को जो गलत तरीके से दिखा रहे हैं, ये दिखाई देता है कि संजय राउत को झूठ के अलावा और कुछ नहीं आता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुंबई महानगर पालिका में जो लोग भगवा उतार कर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं वो महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता के साथ धोखा कर रहे हैं और मुंबई को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश चल रही है। ये संजय राउत ने लिखा है। अब दोनों जो ये लाइनें उन्होंने लिखी हैं इसकी हम हकीकत बताते हैं। पहले तो उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता के साथ धोखा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता के साथ किसी ने धोखा किया तो शिवसेना ने किया है। अपनी विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ जिस तरीके से उन्होंने गठजोड़ किया और उसके बाद अपनी विचारधारा को हटाकर किस तरीके की विचारधारा उन्होंने अपनाई है। जिस महाराष्ट्र में कभी बाला साहब ठाकरे होते थे और उस वक्त किस तरीके के हालात होते थे, आज हालात ये है कि वहां पर फ्री कश्मीर के नारे लग रहे हैं। अखंडता और संप्रभुता से कोई मतलब ही नहीं है और उसको सपोर्ट संजय राउत करते हैं। तो महाराष्ट्र की अस्मिता और मराठी अस्मिता से खिलवाड़ कौन कर रहा है, धोखा कौन कर रहा है, ये संजय राउत को पता होनी चाहिए। दूसरी लाइन जो उन्होंने लिखी है कि पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश चल रही है। पूंजीपतियों के साथ कौन खड़ा है? शिवसेना खड़ी हुई है। ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने फैसले लिए हैं जो जनता के भलाई के लिए थे, जो विकास के कार्य के लिए फैसले थे, वो उन्होंने चेंज कर दिए। मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट जो इन्होंने आरए से शिफ्ट किया है कांजूर मार्ग पर, वो फैसला किसको खुश करने के लिए लिया गया है? उन लोगों के लिए जो वहां पर पहुंचे हुए थे और उनका साफ साफ नाम ड्रग्स मामले में आ रहा है। श्रद्धा कपूर वहां पर पहुंची थी और उनका नाम ड्रग्स मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना किसके साथ खड़ी हुई है। आदित्य ठाकरे किसको खुश कर रहे हैं? पूंजीपतियों को और जो जनता का पैसा लेकर बैठे हुए हैं और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जबकि मेट्रो अगर बनती तो फायदा जनता को होता। जो लोकल ट्रेन में इस तरीके की परेशानियां उठा रहे हैं उन लोगों की भलाई के काम थे। तो पूंजीपतियों के साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन उन लोगों को खुश कर रहा है, ये जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। तो संजय राउत अगर इस पर नॉलेज दे रहे हैं, इस पर ज्ञान दे रहे हैं, तो ये साफ दिखाई देता है कि संजय राउत को पूरा ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ दोहरी मानसिकता पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके की कांग्रेस मानसिकता दिखाती है। अब जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की चापलूसी की है, एक तरफ सामना में वो शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी चापलूसी करते हैं। तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और वो एक कवि या कोई लेखक कुछ अपने राज में रखते थे, दरबारी वहाँ पर होते थे जो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कविताएं लिखते थे, प्रसंग सुनाते थे
बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे और अपने राजा को महान बताते थे। ठीक उसी तरीके से संजय राउत कभी उद्धव ठाकरे, कभी सोनिया, कभी शरद पवार को खुश करने के लिए इस तरीके से सामना में लिखते हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी खुश करने के लिए इस तरीके का लेख लिखा है। इससे पहले आपने देखा है देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो रुख था थोड़ा नरम पड़ गया था सरकार की तरफ। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में भगवा झंडा फहराने की बात कही है, तो संजय राउत को ये लग रहा है कि वो जो बैठक हुई थी, जिस तरीके से हमने मुलाकात की थी, वो थोड़ी थोड़ी कम पड़ने लगी है। तो अब एक बार फिर से उनकी चापलूसी की जाए, एक बार फिर से उनका बखान किया जाए। इसीलिए उन्होंने ये लिखा है कि बिहार चुनाव के प्रभारी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस थे, इसलिए जीत का श्रेय पीएम मोदी जितना ही देवेंद्र फडणवीस को भी जाता है। अब ये उन्होंने लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि जितना श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है उतना ही देवेंद्र फडणवीस को जाता है। तो उनको खुश करने के लिए इस तरीके से उन्होंने लिखा है ताकि उनका रुख थोड़ा नरम हो जाए। अब 2022 का जो बीएमसी का चुनाव है, बीजेपी के हक में सीटें थी और जिस तरीके से उन्होंने 82 सीटों पर कब्जा किया था और 84 सीटों पर शिवसेना थी, जबकि बहुत दिनों से 30 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और किस तरीके के भ्रष्टाचार है वहां पर, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। किरीट सोमैया ने कितने बड़े बड़े खुलासे किए, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं किया गया। मेयर को लेकर भी खुलासे हुए, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 30 सालों से जिस तरीके से वहां पर बरसात होती है, पानी भर जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज करने की जरूरत है, लेकिन उस पर आंख बंद करके शिवसेना बैठी हुई है। अब इसको लेकर जब चेंज करने की बात होती है और जनता अब ये चुन रही है कि बीजेपी को बिठाएंगे और बदलाव लाएंगे, तो शिवसेना इस तरीके का बयान देती है। साथ में भगवे झंडे को लेकर जिस तरीके से गलत चीजें उनके तरफ से लिखी गई है सामना में, क्योंकि उतारने की बात किसी ने की ही नहीं, तो आप इस तरीके से धमकी या आप इस तरीके से गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं। तो संजय राउत की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, ये लगता है कि कोई गुंडा हो, क्योंकि ये जो उनके बयान है इसको लेकर बहुत सारे ट्वीट भी आते हैं और ये कहा जाता है कि संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो सिर्फ एक गुंडे की भाषा है, वो लहजा है। अगर हम ग्राउंड पर भी जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो वो संजय राउत के बारे में यही राय रखते हैं और इसीलिए हमने आपको ये बताया है। अब इसी के साथ संजय राउत ने यह भी कहा है कि सवाल इतना है कि बिहार की जीत से बीजेपी का निश्चित तौर पर कौन सा झंडा पटना पर लहरा रहा है। विचारों का झंडा एक ही होता है, उसमें मिलावट होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, तो फिर किस तरीके से उन्होंने मिलावटी झंडा बोल दिया था। ये संजय राउत के ही बयान थे, तो वो अपनी ही पोल अपने ही खुद ही वो खोलते रहते हैं सामना में बैठकर, और कभी उद्धव ठाकरे को लेकर, कभी खुद को लेकर वो सामना में यही चीज़ें लिखते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार इलेक्शन को लेकर वो ज्ञान दे रहे थे और उद्धव ठाकरे पर ही उन्होंने निशाना साध लिया था। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि बिहार पर भगवा लहराएंगे या भगवा फहरा दिया, ऐसा बयान बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिया, ऐसा याद नहीं आता, क्योंकि भगवा से उनका कोई संबंध नहीं है। अब इसके बाद जो शिवसेना ने लिखा है, इसके बाद जो संजय राउत ने लिखा है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिवसेना से युति होने के बाद उनका भगवा से संबंध जुड़ा है, यानी कि शिवसेना के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन किया तब उनका संबंध भगवा से जुड़ा है। यानी कि पूरे देश में जिस तरीके से भगवा लहरा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े फैसले जो भगवा के पक्ष में, हिंदुत्व के पक्ष में दिलाए हैं, वो इसलिए क्योंकि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था। तो संजय राउत को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि अब वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं रही, अब शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है और उनको ये स्वीकार करना होगा। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से बातें लिखते हैं, वो बहुत पुरानी लगती है, वो नहीं लगती कि आज की शिवसेना ये बात कर रही है, इसीलिए जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। संजय राउत को स्वीकार करनी चाहिए कि अब उनकी लैंग्वेज और लहजा बदल जाना चाहिए। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो फ्री कश्मीर के नारों के पक्ष में खड़े होते हैं और उसके बाद वो अगर इस तरीके की बयानबाजी देते हैं तो मेल नहीं खाता है। भगवा झंडा की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म का ये प्रतीक है, ये शिवसेना का नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे ने महाराज छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को अपनाते हुए उन्होंने भगवा झंडा अपनाया था और उनका ये प्रतीक था। लेकिन अब शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है तो उसको अपना झंडा भी बदल लेना चाहिए, और ये सनातन धर्म का प्रतीक है, इस पर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात उनको समझनी चाहिए। और ये जिस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये हिंदुओं जो हिंदुत्व की जीत नहीं है ऐसे बयान देते हैं, उनको कोई हक नहीं है इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए, और उनको कोई हक नहीं है भगवा झंडा पर अपना अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रतीक है। और इसी भगवे झंडे ने
प्रभु राम मंदिर जो बन रहा है वो बीजेपी ने फैसला दिलाया है। तो ये बात उनको नहीं भूलना चाहिए। और बड़े बड़े जो फैसले हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही दिए हैं, बीजेपी ने ही वो दिलवाए हैं। तो भगवा पर अधिकार बीजेपी का है और पूरे देश में बीजेपी जिस तरीके से अच्छा कर रही है और वो भगवा लहरा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवा पर सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि बीजेपी का भी उससे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किए हैं, उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा रखी है। इन्होंने सोनिया गांधी से अपनी जो विचारधारा को छोड़कर सोनिया गांधी से पहले गठबंधन किया और उसके बाद जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति की है, अब इनका कोई हक नहीं बनता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं थी तब से मुंबई पर भगवा लहरा रहा है, अभी भी भगवा लहराएगा और वो जो भगवा होगा वो शुद्ध भगवा होगा, वो मिलावटी नहीं होगा, उसमें कांग्रेस और एनसीपी नहीं होगी और वो बीजेपी का भगवा झंडा होगा, ये बीजेपी ने कहा था। इसी के साथ उन्होंने आगे ये लिखा है कि ये भगवा छत्रपति शिवराय का है। अब बीजेपी में कोई शिवजी की बराबरी में तैयार हो गया होगा और उनका अलग भगवान तैयार किया होगा तो ये उनकी समस्या है। शिवराय के सतारा व कोल्हापुर की गद्दी के वंशज बीजेपी में शामिल कर लिए हैं, लेकिन भगवा का स्वामित्व मराठी शिवराय की प्रजा के पास, मतलब महाराष्ट्र भूमिपुत्रों के पास ही है। यही भगवा मुंबई पर 50 वर्षों से लहरा रहा है। ये भगवा उतार कर अलग झंडा लहराना महाराष्ट्र से और छत्रपति शिवाजी से छल होगा। मुंबई महानगर पालिका पर भगवा उतारने की बात करना मतलब मुंबई पर से महाराष्ट्र का अधिकार नकारने जैसा है। ये बात संजय राउत लिख रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज़ें उन्होंने इसमें लिखी हैं सरासर गलत है। भगवा लहराने की बात उन्होंने की थी और उस भगवे की बात कही थी जो महाराज छत्रपति शिवाजी का है। हकीकत में जो शिवसेना अब बदल चुकी है वो उन आदर्शों को लेकर नहीं चल रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी के मुंबई महानगर पालिका पर से भगवा राजनीतिक स्वार्थ के लिए उतारना है। लानत है ऐसी ओछी सोच वालों पर। बेलगांव के मराठी लोगों के हाथ में जो भगवा है वही भगवा मुंबई महानगर पालिका पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर लहरा रहा है। यह भगवा किसी को उतारना है क्या? मुंबई मतलब सदैव खौलाने वाली अग्नि है। इस अग्नि का रंग भगवा है, भगवा शुद्ध ही है। भगवा को हाथ लगाओगे तो जलकर खाक हो जाओगे। इतिहास के पन्ने पन्ने में यह दर्ज है। मुंबई महानगर पालिका पर नई ईस्ट इंडिया कंपनी का यूनियन जैक फहराने की बात करने वालों को ये भूलना नहीं चाहिए। ये नसीहत उन्होंने बीजेपी को दी है, लेकिन ये नसीहत उन्हीं को दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस भगवे की वो बात कर रहे हैं वो भगवा अब शिवसेना के पास नहीं रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके अपनी विचारधारा को छोड़ने वाली शिवसेना अगर इस तरीके की बातें करती है तो उसको शोभा नहीं देता है। तो संजय राउत को इतना समझ में आ जाना चाहिए। और वैसे अपनी जो करारी हार उनकी होने वाली है उसको देखकर वो बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। और वैसे शिवसेना में जो अब शिवसैनिक बचे हैं वो एक प्रकार के गुंडे ही हैं, क्योंकि कभी भी किसी दुकान वाले को जाकर डराते धमकाते हैं, कभी सेना के पूर्व अधिकारी पर अटैक कर देते हैं, कभी किसी का सर मुंडवा देते हैं। तो ये सारी हरकतें सिर्फ एक गुंडे ही कर सकते हैं। और जो संजय राउत की लैंग्वेज है, जिस तरीके की बयानबाजी है, वो भी दिखाई देती है कि कहाँ से वो आ रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।